हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। यूपी जीके स्टैटिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यूपी होमगार्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस क्लास में जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं प्रमुख ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल। उत्तर प्रदेश पर्यटन विरासत और विकास हमारी क्या है, विकास की संभावनाएं होती है। तो सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश में पर्यटन। पर्यटन की बात की जाए तो किस आधार पर देखा जाता है, तो प्राचीन काल से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी। पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में की गई थी। प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कांसी राम पर्यटन प्रबंध संस्थान चेनेट लखनऊ में स्थापित की गई। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, जिसे अलीगढ़ को कॉयल के नाम से जाना जाता है, अलीगढ़ में स्थापना की गई थी। इसी के तहत नई नीति आई थी सन 1998 से लेकर सन 2018 तक नीतिगत विकास की नीति आई थी। इसमें क्या हुआ था, 1998 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था और प्रारंभ में 7 प्रारंभिक सर्किट जोड़े गए थे। कौन कौन से हमारे, तो ब्रजपथ आता है जिसमें हमारा मथुरा, वृंदावन, आगरा, श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े क्षेत्र आते हैं और यहीं का प्रचलित नेत्र हमारा रसिया बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला आता है हमारा बुंदेलखंड, जो आला और ऊदल की वीरताओं के लिए जाना जाता है। झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजा, चित्रकूट और निकटवर्ती क्षेत्र। बौद्ध पथ हमारा भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थल है, जैसे कुशीनगर है, सारनाथ है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चौथा आता है हमारा बिंद पथ, जिसमें विंध्याचल और सोनभद्र से जुड़े क्षेत्र आते हैं। हमारे अवध पथ लखनऊ, प्रयागराज व उनके मध्य का क्षेत्र आता है। वन इको एवं साहसिक पर्यटन परिषद, इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, वन विहार आते हैं और इको पर्यटन स्थल आते हैं। जल विहार पथ ऐसे क्षेत्र आते हैं जल क्रीड़ाओं की संभावना होती है। 2001 में पर्यटन पुलिस की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी और इसकी तैनाती की गई थी आगरा, लखनऊ, वाराणसी में तैनाती की गई थी और फिर आगे चलकर इसे झांसी, प्रयागराज, मथुरा में भी पर्यटन पुलिस की तैनाती की थी। केंद्र सरकार के द्वारा कुशीनगर व श्रावस्ती में TSFO की तैनाती की गई है। सन 2015 में पर्यटन नीति की घोषणा की गई थी और इसके तहत ऐसे ग्राम पर्यटकों के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें अधिकतक आपके 2 करोड़ रुपए क्या किया गया था, धनराशि स्वीकृत की गई थी, जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित हो। जैसे हमारा सारनाथ क्षेत्र के जो गांव हैं वो किससे संबंधित है, हमारे गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगली नीति आती है सन 2016 में नई पर्यटन नीति आती है और पर्यटन उद्योग का क्या होता है, इसमें बहुत विकास होता है। उसके बाद आती है सन 2017 में पर्यटन नीति आती है, फिर आती है हमारी सन 2018 में पर्यटन नीति और सन 2018 पर्यटन नीति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस पर्यटन नीति में विदेशी पर्यटक हमारे आगरा, लखनऊ और वाराणसी शहरों में बहुत आए थे और इसी कारण इन शहरों को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया था भारत सरकार के द्वारा और इसमें से 12 से 15 जिलों का दायरा शामिल किया गया था हेरिटेज आर्क के तहत। हेरिटेज आर्क के इन 3 नगरों में सड़क सहित सभी स्तरों के बुनियादी ढांचे विकसित किए जा रहे हैं। हमारे कौन कौन से हैं, आगरा किसके लिए जाना जाता है, तो ताजमहल के लिए जाना जाता है। लखनऊ, वाराणसी विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी में से हमारा कौन सा है, काशी वाराणसी के नाम से जाना जाता है, विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व से पहले की बसी हुई हमारी काशी नगरी है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा
डिस्कवर योर रूट्स एक योजना चलाई गई थी। इसके द्वारा भारतीय मूल के विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज की जाती है। तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण नीति हो जाती है सन 2018 की पर्यटन नीति। सन 2018 की पर्यटन नीति क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि इसमें पर्यटन को की नई ऊंचाई मिली थी, निवेश बढ़ाया गया, रोजगार मिले और आर्किटेक्चर क्या हुआ था भैया, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था, रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। तो ये हमारी सन 2018 की पर्यटन नीति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आवास एवं अतिथि योजनाएं, हमारा देश इसीलिए तो कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो इसमें निजी सहभागिता पेइंग गेस्ट योजना चलाई गई थी सन 1994 में। इसमें अधिकतम कितनी कमरे होनी चाहिए आपके घर में? 5 कमरे होनी चाहिए। पेइंग गेस्ट योजना के तहत आप कोई बिल्डिंग अपनी किराए पर दे रहे हैं तो उसमें लगभग 5 कमरे होनी चाहिए। 5 कमरे आप किराए पर उठा सकते हैं। और इनक्रेडिबल इंडिया सन 2008 में होम स्टे मतलब सस्ती और आरामदायक योजना चलाई गई थी। इसमें आपके सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी योजना, जिसमें क्या होता था निजी मकान मालिक अपने अधिकतम 5 कमरे क्या कर सकता था? उठा सकता था। फिर आती है हमारी सरकारी सुविधाएं। यूपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें आपके 40 पर्यटन बंगले, होटल और 7 टूरिस्ट डिवीजन व 3 अन्य इकाइयां थी इसमें शामिल। द हेरिटेज आर्क, यूपी का गोल्ड ट्रायंगल किसे कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल। तो हमारा आगरा, लखनऊ, वाराणसी को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ये है हमारा। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आगरा। आगरा किसके लिए जाना जाता है? तो ताजमहल के लिए जाना जाता है। लखनऊ किसके लिए जाना जाता है? तो अब नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी को काशी विश्वनाथ नगरी के नाम से जाना जाता है। और काशी जो नगरी है वो हमारी लगभग 3000 साल पुरानी नगरी है। और यहीं का विश्व प्रसिद्ध घाट है हमारा मरकरका घाट। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब से इस नगर की स्थापना हुई है, ऐसा माना जाता है यहाँ पर हमेशा चिता जलती रहती है। और ऐसा माना जाता है कि आप जो भी आप अंतिम संस्कार करते हैं तो वहाँ क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो काशी नगरी है वो भगवान शिव के द्वारा बसी हुई नगरी है हमारी काशी नगरी। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार है। पहला हेरिटेज होटल्स, किलाओं और महलों का रूपांतर किया गया है। इसमें हमारे द हेरिटेज आर्किट ग्रामीण और जड़ों से जुड़ा। तो सरकार के द्वारा ग्रामीण पर्यटन विभाग मतलब रूरल टूरिज्म की बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा 3 ग्राम पंचायत को लगभग 1 साल में 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा। डिस्कवर योर रूट्स, भारतीय मूल के विदेशियों को पूर्वजों की खोज में सहायता। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे भारतीय मूल के जो व्यक्ति है विदेश में रहने लगते हैं और हल्के हल्के उनके टाइम बीतता जाता है, लगभग उनके नाती पोता हो जाते हैं, तो क्या होता है उनके नाती पोता घूमने आते हैं तो भारतीय संस्कृति को दर्शाया जाता है, भारतीय संस्कृति की पहचान कराने के लिए। अगले आती है हमारी वर्तमान दृष्टिकोण में नई पर्यटन नीति सन 2022। और ये अब इसकी जो टाइम पीरियड है 2022 से लेकर सन 2027 तक नवंबर से मंजूरी दी गई थी। इसमें क्या हुआ? निवेश बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और अवसंरचना विकास करना। और भारत में वर्तमान में कितने पर्यटन सर्किट हो गए? तो वर्तमान में हमारे 12 पर्यटन सर्किट विकसित किए जा रहे हैं या हो चुके हैं। तो कौन कौन से हमारे जो 12 सर्किट है प्रत्येक को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रामायण सर्किट। सबसे पहले कौन सा आता है? हमारा रामायण सर्किट। फिर आता है हमारा कृष्ण व्रज सर्किट, बौद्ध सर्किट, वाइल्ड लाइफ एवं इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर सर्किट,
क्राफ्ट सर्किट, जैन सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट। ये हमारे कितने टोटल अब पर्यटन सर्किट हो चुकी है? 12। पहले कितने थे हमारे? तो केवल थे 7। अब कितने बढ़ गए? तो 5 बढ़ गए। महाकाव्य और दिव्य सर्किट, तो सबसे पहले आता है हमारा रामायण सर्किट। रामायण सर्किट में आता है हमारा अयोध्या, चित्रकूट, संगमेश्वर और बिठूर। अगला आता है हमारा कृष्ण ब्रज सर्किट, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव। ये हमारा आता है कृष्ण ब्रज सर्किट के तहत आता है। महाभारत सर्किट, महाभारत में आता है हस्तिनापुर, काम्पिल, बरसाना, बिठूर, आयछत्र आता है हमारा, कौशाम्बी आता है, गोंडा आता है, लक्षागृह आता है, हंडिया आता है, कीचक बध आता है, स्थल आता है, ये हमीरपुर में स्थित है, कुटी आता है, और इसी के तहत आता है हमारा पांचाल आता है जो बदायूं क्षेत्र स्थित है। अगला आता है हमारा आध्यात्मिक एवं तीर्थ सर्किट। तो सबसे पहले आता है हमारा बौद्ध सर्किट। बौद्ध सर्किट में आता है सारनाथ, कुशीनगर, कोसराबस्ती, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, और यहाँ पर जो बौद्ध सर्किट है वो जापान की सहायता से विकसित किया जा रहा है। फिर आता है हमारा अगला आता है शक्तिपीठ सर्किट। शक्तिपीठ सर्किट में विंध्यवासिनी जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। शंकुमरी देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर, ये शक्तिपीठ सर्किट है। फिर आता है हमारा जैन सर्किट। जैन सर्किट में आता है हमारा हस्तिनापुर, देवगढ़, बटेश्वर, वाराणसी। ये हमारे जैन सर्किट के तहत क्षेत्र आते हैं। प्रकृति है रहस्यवाद सर्किट। इसमें आता है हमारा वाइल्ड लाइफ इको टूरिज्म, जिसमें आता है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये हमारा बिजनौर में स्थित है। करतनिया घाट, ये हमारा बहराइच में स्थित है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा चंदौली में स्थित है। हस्तिनापुर में हमारा स्थित है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर सेंचुरी, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये महत्वपूर्ण हमारे क्या हो जाते हैं? वर्ल्ड टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। अगला आता है हमारा सूफी कबीर सर्किट, जिसमें आता है हमारा मगहर आता है, देवा शरीफ आता है, फतेहपुर सीकरी आता है। फिर आता है हमारा आध्यात्मिक सर्किट। आध्यात्मिक सर्किट में आता है हमारा गोरखपुर आता है, जिसे गोरखनाथ की नगरी कहा जाता है। नैमिषारण्य आता है, प्रयागराज आता है, और बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्र आते हैं, जैसे हमारा पवहारी बाबा आश्रम गाजीपुर आता है, कानीराम आश्रम चंदौली आता है, त्रिवेणी संगम आता है, भृगु ऋषि आश्रम आता है, ये फतेहपुर में स्थित है। माँ परमेश्वरी देवी, ये हमारा आजमगढ़ में स्थित है। बटेश्वर आता है, ये हमारा आगरा में स्थित है। सोरो आश्रम आता है, ये हमारा कासगंज में स्थित है। शीतला माता मंदिर, ये हमारा मैनपुरी में स्थित है। हनुमान धाम हमारा शाजापुर में स्थित है, और हनुमान मंदिर हमारा शामली में स्थित है। ये हमारे आध्यात्मिक सर्किट के तहत आते हैं। अगला आता है हमारा शौर्य और इतिहास सर्किट। बुंदेलखंड वीर गाथाओं के लिए गाया जाता है। बुंदेलखंड सर्किट, बुंदेलखंड के तहत आता है हमारा झांसी आता है, चित्रकूट आता है, कालिंजर आता है, महोबा आता है। अगला आता है हमारा स्वतंत्रता संग्राम सर्किट। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। काकोरी आता है, चोरी चोरा आता है, और बावन इमली आता है, और महुआ डाबर आता है। ये हमारा बस्ती में स्थित है। ये स्वतंत्रता संग्राम सर्किट के तहत आते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है। अगला आता है हमारा शिल्प क्राफ्ट सर्किट। इसमें कला और वाणिज्य के तहत, जिसमें आता है हमारा मार्बल आता है, मार्बल इन्योर जरोदरी, ये हमारा आगरा का फेमस है। पीतल के बर्तन हमारे मुरादाबाद के फेमस है। अलीगढ़ का ताला, गोरखपुर की टेराकोटा के सिक्के, जो टेराकोटा की मिट्टी के सिक्के थे, जो सर्वप्रथम जो सिक्के चलाए गए थे वो हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटी की मिट्टी की मिले प्राप्त हुए। खुर्जा के पॉटरी के बर्तन, खुर्जा के
चीनी मिट्टी के बर्तन, आजमगढ़ के आपके काली मिट्टी के बर्तन, ये हमारे किसके तहत आते हैं? शिल्प क्राफ्ट के तहत आते हैं। आगरा का मार्बल, फिरोजाबाद की ग्लास चूड़ियाँ और यहाँ का कांच, और फिरोजाबाद को किसके नाम से जाना जाता है? तो स्वाग नगरी के नाम से जाना जाता है, या ऐसे कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भदोई कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। सैजर पत्थर क्राफ्ट ये हमारा बांदा को जाना जाता है। कालीन क्राफ्ट हमारा अमरोहा को जाना जाता है। और ग्लेज पोएट्री हमारा रामपुर को जाना जाता है। बनारसी साड़ी ये हमारे कला और वाणिज्य के तहत आते हैं, ये हमारा बनारस में स्थित है। और पोएट्री उद्योग हमारा चुनार में स्थित है। तो ये तो थे हमारे शिल्प। बौद्ध पथ इसको विकसित किया जा रहा है बौद्ध पथ को मैत्री परियोजना के तहत। मैत्री परियोजना का किया गया है, संध्या 13 में शुभारंभ किया गया है। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध की भव्य 500 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। और इसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए एक विशाल एवं आधुनिक संस्थान, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इकाई, ध्यान चिंतन मंडप, फव्वारे, जलाशय, पार्क एवं अतिथि गृह का क्या किया जा रहा है? निर्माण किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इको पर्यटन नीति प्रस्तावित की गई, जिसके तहत वन विभाग द्वारा इको पर्यटन हेतु कौन कौन से हमारे? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? लखीमपुर खीरी। राष्ट्रीय चंपल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? हमारा आगरा और इटावा में स्थित है। करदनिया घाट हमारा बहराइच में स्थित है। समसपुर झील हमारा रायबरेली में स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार हमारा उन्नाव में स्थित है। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य ये हमारा कहां पर स्थित है? तो अभी बताया था आपको कहां पर स्थित है? आगरा इटावा में स्थित है। और इनका क्या किया जा रहा है? तो विकास किया जा रहा है। प्रदेश में चल रहे पुअर टूरिज्म योजना हेतु वित्त का पोषण विश्व बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है गरीबों के लिए और स्थानीय समुदाय का विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रो पुअर टूरिज्म योजना। यूनेस्को की विश्व धरोहर है हमारी। सन 2018 में रामलीला को शामिल किया गया था। सिटी ऑफ म्यूजिक सन 2016 में शामिल किया गया था वाराणसी को। और हमारा आता है कुंभ मेला, सन 2017 में हमारा कुंभ मेला शामिल किया गया था विश्व धरोहर में, यूनेस्को की विश्व धरोहर में। यूनेस्को की विश्व धरोहर में कुछ मूर्ति स्थल है हमारा, कौन कौन सा है? ताजमहल को किया गया था 1983 में, और आगरा को उसी टाइम किया गया था, आगरा के किला को 1983 में ही, और फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया था। हवाई परिक्रमा सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो भैया सन 2023 में की गई थी पीपी मॉडल के तहत। और जो इसका क्षेत्र है वो भैया आगरा और मथुरा है। चाहे आप ताजमहल देखें, चाहे आप वृंदावन घूमें, चाहे आप प्रेम मंदिर देखें, आप हवाई यात्रा कर सकते हैं। और पहली धार्मिक स्थल की हवाई परिक्रमा यात्रा की जाती है। शुरुआत कब भई है? तो सन 2023 में हुई है। अगला आता है हमारा रोप वे सुविधा एवं कनेक्टिविटी। ये दर्शनार्थी आते हैं, जो भक्त आते हैं, उनकी सुविधा हेतु विंध्याचल में अष्टभुजी व काली खे तथा चित्रकूट में हनुमान धारा पर निजी क्षेत्र के सहयोग से रोपवे संचालित किया जा रहा है। जबकि मथुरा के बरसाना में रोपवे कैसा है? प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है, यहाँ संचालित हो चुका है और यहाँ प्रस्तावित है हमारा बरसाना में। आकाश से दर्शन आधुनिक कनेक्टिविटी हमारा हो चुका है पहला ही। तो आपने अगर यूपी नहीं देखा तो ऐसे समझ लो आपने इंडिया नहीं देखा। ये इसकी क्या है? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की क्या है? टैगलाइन है। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो ये तो थे हमारे पर्यटन। अब आते हैं हमारे धर्म ऐतिहासिक
धार्मिक व पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले आता है हमारा अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और यहाँ से सबसे पहले जो लोहे के साक्ष्य मिले थे वो हमारे अतरंजी खेड़ा से मिले थे। ये हमारा एटा में काली नदी के किनारे स्थित है। ये काली नदी है और ये हमारा क्या है? एटा है, तो काली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ चीनी यात्री आए थे, हुएनसांग ने इसे क्या कहा? अतरंजी खेड़ा को तो पीलो सानी कहा था। अतरंजी खेड़ा की स्थापना पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बैन ने की थी और यहाँ से गैरिक मृतभांड संस्कृति की क्या मिले हैं? गुप्त काल से अवशेष प्राप्त हुए हमारे, और चित्रदूसर मृतभांड भी प्राप्त हुए हैं और धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं हमारे अतरंजी खेड़ा से। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, तेल के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, और चित्रदूषित मृतभांड मिले हैं। पर्यटन नीति की स्थापना कब की गई थी? तो 1998 में की गई थी और पहली पर्यटन नीति में 7 पद थे। कितने थे? 7 पद थे, ये आपको बता दिया गया है। पर्यटन नीति सन 2001 में पर्यटन पुलिस गठन किया गया था, पुलिस का गठन किया गया था। सन 2015 में उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्यटन नीति की स्थापना की गई थी और इसके तहत प्रति वर्ष 3 गांवों का विकास और प्रति गांव अधिकतम 2 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति सन 2016 में आई थी। इसमें आपके हेरिटेज टूरिज्म पर विशेष बल दिया गया था। सन 2018 में आई थी उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति। सन 2023 तक इसे 30 पर्यटन राज्यों का लक्ष्य और 5 लाख रोजगार सृजन कराने का। अब आइए हमारी नई नीति सन 2022 से लेकर 27 तक, इसकी जो अवधि है वो 5 वर्ष है और 2 नए पद आध्यात्मिक और शक्तिपीठ। अब टोटल कितने हो चुके हैं? तो 12 सर्किट हो चुके हैं। मेडिकल, योग, वेलनेस, पर्यटन पर बल दिया गया और रोजगार का लक्ष्य है वो लगभग 10 लाख रोजगार, और इसमें नई 22 गतिविधियां शामिल हैं। अयोध्या धाम। अयोध्या हमारा किसके पास है? तो अयोध्या हमारा सरयू नदी के पास है और सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये हमारी क्या है? सरयू नदी है और प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और यहीं पर हमारा विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन चुका है, रामलला मंदिर। अयोध्या का प्राचीन नाम अयोध्या भी है, साकेत भी है और इसका नाम था, सबसे प्राचीन नाम था अयाजासा। अयाजसा इसका पुराना नाम था। भारत की 7 पवित्र पुरियां, सप्तपुरी में से एक है हमारा अयोध्या। राम राज्य की राजधानी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि और इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। इस नगर में सीता, राम, हनुमान के अनेक मंदिर विद्वान हैं, मतलब स्थापित हैं हमारे अयोध्या में। प्रमुख तीर्थ स्थल आते हैं हमारा राम जन्मभूमि, कनक मंदिर, राम की पौड़ी सरयू तट पर स्थित है, राम कथा संग्रहालय ये हमारा अयोध्या में स्थित है। अगले आते हैं हमारे रक्षक एवं पवित्र स्थल। हनुमानगढ़ी नगर के प्रमुख रक्षक देवताओं का स्थान माना जाता है। मणि पर्वत पौराणिक महत्व वाला पवित्र पर्वत है। सीता कुंड माता सीता से जुड़ा पवित्र जलकुंड है। जैन तीर्थंकरों की भूमि, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तो अयोध्या धाम को कहा जाता है। प्रथम हमारे आदिनाथ जिन्हें ऋषभदेव के नाम से जाना जाता है, पहले तीर्थंकर थे अयोध्या से। दूसरे हमारे अजीतनाथ, चौथे हमारे अभिनंदन दास, 5वें हमारे सुमितनाथ और 14वें हमारे अनंत दास। तो 5 तीर्थंकरों की भूमि किसे कहा जाता है? अयोध्या को कहा जाता है। और अयोध्या के पास स्थित है हमारी रतनपुरी। यहीं पर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ का जन्म हुआ था, जो अयोध्या के पास स्थित है। और ऐसा माना जाता है रामायण काल में ये नगर था वो लगभग 12 योजन लंबा था और 3 योजन चौड़ा था।
और यहीं से किसके साक्ष्य मिले हमारे, तो उत्तरी काली ओपेदार मृतवान संस्कृति से लेकर गुप्त काल तक के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं रतनपुरी से। प्राचीनतम विरासत, महाजनपद काल में कौशल की राजधानी साकेत थी, मतलब जो कौशल जनपद था उसकी राजधानी साकेत थी, अयोध्या थी। मौर्य काल में सम्राट अशोक द्वारा स्तूप निर्माण कराया गया था अयोध्या में। गुप्त काल में यहाँ से एक प्रमुख नगर था हमारा अयोध्या। और विवरण, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यहाँ अनेक बौद्ध मंदिरों का उल्लेख। बहु बेगम का मकबरा, ये अपनी स्थापित कला के लिए जाना जाता है और पूर्वांचल का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है बहु बेगम की मकबरे को। ये बनवाया था तो नवाब शुजाउद्दौला द्वारा निर्मित किया गया था और ये नाका क्षेत्र में स्थित है और अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। भरतकुंड तपस्या और त्याग के लिए जाना जाता है, अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। और वनवास काल में भरत जी यहीं से राज करते थे। जब प्रभु श्री राम का वनवास हुआ था तो भरत जी भी नगर छोड़ दिया था, जब उन्हें मालूम पड़ा था घर की स्थिति को कि ऐसा हुआ था। तो अयोध्या से 10 किलोमीटर दूरी से क्या करते थे, अयोध्या पर शासन करते थे या राज्य का संचालन करते थे। अगला आता है हमारा अहिच्छत्र। अहिच्छत्र हमारा बरेली जिले के रामनगर में स्थित है, जिसे अहिच्छत्र कहा जाता है। रामनगर को किस नाम से जाना जाता था, तो अहिच्छत्र के नाम से जाना जाता था। और अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, हमारे महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। और उत्तरी पांचाल में आता है हमारा बरेली आता है, बदायूं आता है। यह ऐतिहासिक कालक्रम और स्थापत्य, तो प्रारंभिक चरण के मृतबान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हमारे अहिच्छत्र से प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तूप का निर्माण कराया था, ये हमारे अहिच्छत्र से प्राप्त हुए हैं। कुषाण के सिक्के और गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति मिली है, जैसे स्वर्ण युग कहा जाता है, ये हमारे अहिच्छत्र से प्राप्त हुई है। यहाँ से जो मूर्ति मिली है, यहाँ पर जो सिक्के मिले हैं वो ऐसा माना जाता है मित्र उपाधि वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं, कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं और गुप्त काल की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हमारी गुप्त काल की प्रतिमाएं हैं। अगला आता है हमारा आलमगीरपुर। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा सबसे पूर्वी क्षेत्र था आलमगीरपुर, और ये मेरठ के पास स्थित था और हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और कपास उत्पादन के लिए तो अग्रणी था और यहीं से कपास उत्पादन के साक्ष्य मिले हमारे आलमगीरपुर से। आते हैं हमारे तीर्थ विकास परिषद मुख्यालय और अध्यक्ष कौन होते हैं, तो श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद मुख्यालय अयोध्या में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। श्री देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, ये हमारा मुख्यालय इसका बलरामपुर में है और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, तो ब्रज की बात आ जाती है तो हमारा मथुरा आ जाता है, अध्यक्ष होंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। श्री वृंदावन तीर्थ विकास परिषद, ये हमारा मिर्जापुर में मुख्यालय स्थित है। वृंदावन की बात आया तो हमारा विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर आता है और जो उसके अध्यक्ष हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद, तो हमारा चित्रकूट की बात आ जाती है तो चित्रकूट, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद, तो नैमिषारण्य की बात आ जाती है, जैसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है सीतापुर को, नैमिषारण्य को। ये हमारे सीतापुर के नैमिषारण्य में स्थित है, तो इसका मुख्यालय सीतापुर में स्थित है और अध्यक्ष हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वर्तमान सीएम है। श्री शुक्र तीर्थ विकास परिषद, ये हमारा मुजफ्फरनगर में स्थित है मुख्यालय इसका, और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी होते हैं। अगला आता है हमारा
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कपिलवस्तु। पिपरवार को ही कपिलवस्तु के नाम से जाना जाता है और शाक गणराज्य की राजधानी थी हमारे कपिलवस्तु। और आप देख सकते हैं यहाँ इसके प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कपिलवस्तु से। और ये सिद्धार्थ नगर जिला में स्थित है और नेपाल के पास स्थित है। बौद्ध काल में शक्ति का केंद्र रहा हमारा कपिलवस्तु और गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन का क्या था, ये राज क्षेत्र था। लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी है और उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व के पास हुआ था और नेपाल के रुम्बंदेही जिले में स्थित है और वर्तमान सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। यहाँ के पवित्र परिसर और सबसे पवित्र हमारा हो जाता है माया देवी मंदिर। ये गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी से संबंधित है। और पवित्र पुष्करणी, वह स्नान कुंड है जहाँ माता माया ने स्नान किया था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा। इतिहास में अंकित अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ लेख स्थापित कराया था 249 ईसा पूर्व में और जो लेख था वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाया गया था। लुम्बिनी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1997 में शामिल किया गया है और यहाँ से संबंधित जो विभिन्न जो मठ थे उनको शामिल किया। लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी है और उनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व के पास हुआ था और नेपाल के रुम्बंदेही जिले में स्थित है और वर्तमान सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के निकट स्थित है। यहाँ के पवित्र परिसर और सबसे पवित्र हमारा हो जाता है माया देवी मंदिर। ये गौतम बुद्ध की माता महामाया देवी से संबंधित है। और पवित्र पुष्करणी, वह स्नान कुंड है जहाँ माता माया ने स्नान किया था, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा। इतिहास में अंकित अशोक स्तंभ, सम्राट अशोक ने यहाँ स्तंभ लेख स्थापित कराया था 249 ईसा पूर्व में और जो लेख था वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाया गया था। लुम्बिनी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 1997 में शामिल किया गया है और यहाँ से संबंधित जो विभिन्न जो मठ थे उनको शामिल किया गया है। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा कब की थी, तो लगभग अभिषेक के 20वें वर्ष में इस स्थल की यात्रा की थी और 249 ईसा पूर्व में यहाँ पर स्तंभ स्थापित करवाया था और गौतम बुद्ध का जन्म स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर में स्थित है। और यहाँ पर जो यात्रा की थी वो कर घटाकर 1/8 कर दिया था अशोक जी ने। उसके बाद यात्रा की कपिलवस्तु पिपरवार की। अशोक के द्वारा इस पवित्र स्थल की यात्रा का उल्लेख मिलता है। बौद्ध काल में शाक गणराज्य की राजधानी थी और प्राचीन बौद्ध स्तूप हमारा कौन सा है, कपिलवस्तु में। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर कालिंजर और कल्पी को कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा कालिंजर। कालिंजर सामरिक और शक्ति का केंद्र माना जाता है। ये दुर्ग अपने पूरे इतिहास में सामरिक सैनिक महत्व का केंद्र बना रहा था। पूर्व मध्यकाल में यहाँ राजपूतों का शासन था, मतलब मध्यकाल से पहले यहाँ राजपूतों का शासन था कालिंजर पर। 1022 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था आक्रमण के बाद। और 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक परमदेव को पराजित कर दिया था। मुगल अदालत मुगल के द्वारा 1569 में अकबर ने यहाँ के शासक रामचंद्र को हराकर कालिंजर पर अधिकार कर लिया और इस विजय के बाद सैनिक यहाँ जो महत्व था वो सदैव बना रहता है हमारे कालिंजर। ये दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आता है हमारा कल्पी। कल्पी हमारा संस्कृति और सत्ता का संगम के लिए जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो जालौन में स्थित है। और 10वीं शताब्दी में चंदेल के शासकों का क्या था, शासन था। यह चंदेलों का शासन। सत्ता का हस्तांतरण 12वीं सदी का अंत, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया।
फिरोज शाह तुगलक के बाद कुछ समय के लिए ये जो राज था कल्पी, वो क्या रहा था, स्वतंत्र रहा था मुस्लिम राज के रूप में। फिर आता है अकबर का समय और फिर मुगल साम्राज्य का प्रमुख नगर हो जाता है हमारा कल्पी। और यहीं पर कल्पी के नवरत्न बीरबल का जन्म हुआ था हमारी कल्पी में। आपने बीरबल और कल्पी की बीरबल और कहानी, अकबर बीरबल की कहानी सुनी होगी। और यहाँ पर बीरबल के रंगमहल तथा मुगल टकसाल मिंट के क्या मिलते हैं, अवशेष प्राप्त हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार पौराणिक कथाओं से जुड़े फैक्ट हैं यहाँ पर। यहाँ व्यास टीला स्थित है और नरसिंह टीला स्थित है हमारे कल्पी में। फिर आती है हमारी काशी। विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवित नगरी काशी को कहा जाता है। अनंत काल से लेकर अनवरत बहती एक धारा है। काशी का उल्लेख मिलता है हमारे अथर्ववेद में मिलता है, महाभारत और रामायण वैदिक ग्रंथों में मिलता है। और प्रमुख महाजनपद 6ठी शताब्दी में काशी एक महत्वपूर्ण महाजनपद था हमारा। और पौराणिक उत्पत्ति के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार माना जाता है कि काशी की स्थापना राजा दिवोदास ने की थी। वाराणसी हमारा 2 नदियों के बीच में स्थित है, वर्णा और आसी, इसीलिए नाम बना पड़ा था वाराणसी। वाराणसी को काशी विश्वनाथ नगरी कहा जाता है, मोक्ष नगरी कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। हिंदू धर्म का हृदय कहा जाता है हमारी काशी को। और यहाँ सबसे प्रसिद्ध है हमारा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर। और जैन धर्म के 7वें और 30वें तीर्थंकर का जन्म स्थान है हमारा काशी। और बौद्ध काल के धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था हमारा काशी। 84 घाट के 84 गंगा के 84 घाट यहीं पर स्थित है। सबसे पहले आता है हमारा दशामेघ घाट, ये विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर क्या होती है, भव्य आरती होती है। मणिकर्णिका घाट अंतिम संस्कार का पवित्र घाट माना जाता है। और मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां पर आज तक आगिन कभी बुझी ही नहीं। मणिकर्णिका घाट पर 80 घाट सबसे दक्षिणी घाट में स्थित है। यहाँ गंगा और 80 नदियां मिलती हैं, इसीलिए इसे 80 घाट कहा जाता है। विद्या और संस्कृति का केंद्र कहा जाता है हमारा काशी को। और यहीं पर स्थित है काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित है। तो साथियों, ये तो थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।